प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी मेयर एरिक एडम्स ने 78वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक बड़ी गलती कर दी। उन्हें गलती से भारत को पाकिस्तान कह दिया। मेयर ने ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार कहा। इस घटना के एक दिन पहले मेयर एडम्स उसी जगह पर पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण दिया था। यह घटना शनिवार को क्वींस के 9वें इंडिया डे परेड में हुई। एडम्स ने भारतीय झंडों, तिरंगों के रंग वाले गुब्बारे और मेयर एडम्स सेलिब्रेट्स द इंडियन कम्युनिटी लिखे बैनरों से सजे मंच से भीड़ को संबोधित किया। भारतीय तिरंगा और अमेरिकी झंडा दोनों थामे एडम के चारों ओर भारतीय झंडे लहराते और तिरंगे थीम वाले परिधान पहने लोग थे। इस दौरान मेयर एडम्स ने भाषण भी दिया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कई बार भारत को पाकिस्तान बता दिया, हालांकि उनके कहने का मतलब भारत था। एडम्स ने कहा, हमने इस सप्ताह की शुरुआत में बॉलिंग ग्रीन में ध्वज लहराया। बड़ी संख्या में इस समुदाय के लोग कानून प्रवर्तन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये वे पाकिस्तानी अधिकारी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और जो लगातार दिखा रहे हैं कि जन सुरक्षा हमारी समृद्धि के लिए अहम है। उन्होंने कहा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस समुदाय को बहुत समय से जानता हूँ, छोटे पाकिस्तान और क्वींस से, छोटे पाकिस्तान और ब्रुकलिन से। आप हमारे शहर की एक प्रमुख नींव हैं, तो चलिए आपकी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, भारत भारत की बात हो रही है। ये हम बांग्लादेश की बात करें। खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनल पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भारत की ओर से शेख हसीना को खास तरजीह मिलने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश के लोगों की भावना का सम्मान करना चाहिए, न कि एक परिवार तक रिश्ते को सीमित करना चाहिए। खालिदा जिया के करीबी नेता फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में केवल एक परिवार, हसीन परिवार के साथ ही रिश्ता बनाया है। बाकी देश के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। इससे बांग्लादेशी लोगों के मन में भी सवाल पैदा होते हैं। एबीपी के साथ एक इंटरव्यू में फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि उनकी पार्टी बीएनपी भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक है, जो आवामी लीग के 2 दशक के शासन के दौरान टूट गए थे। उन्होंने कहा, जब हमारी पार्टी सत्ता में थी तो हमने हमेशा भारत के साथ गर्मजोशी भरे रिश्ते देखे, लेकिन फिलहाल एक दूरी है। भारत के केवल एक परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोगों के मन में भारत को लेकर सवाल है। बांग्लादेश के लोग 2019 और 2024 में चुनावों के कारण भी भारत से नाराज हैं। बांग्लादेश के लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। मिर्जा ने कहा कि शेख हसीना को 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी क्योंकि लोगों में गुस्सा था। 2009 में सत्ता में आने के बाद से अवामी लीग की सरकार पूरी तरह से तानाशाही कर रही थी। जिस तरह से लोगों की आवाज़ को कुचला गया, उससे लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। बांग्लादेश की जनता सड़क पर उतरी और उसने हसीना के फांसीवाद को उखाड़ दिया। मिर्जा ने हसीना की बांग्लादेश वापसी पर कहा कि अगर वो लोकतांत्रिक उद्देश्यों के साथ आती हैं तो वो आ सकती हैं, हालांकि जैसे उन्होंने देश को बर्बाद किया उसकी जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है। मिर्जा ने यह भी कहा कि आने वाले समय में चुनाव होने पर बीएनपी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया होंगी। हालांकि खालिदा जिया की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में उनके बेटे तारिक रहमान भी प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। चुनाव पर उन्होंने ये भी साफ किया कि बीएनपी का जमात के साथ कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि आवामी लीग को बाहर करने के सवाल पर वे जमात के साथ एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि भारत में यह डर बना रहता है कि बीएनपी और जमात हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, अपनी राजनीति कर रहे हैं। आइए हम अब रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में बात करें। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। पाकिस्तान में पैदा हुई एक ऐसी महिला भी हैं जो बीते 3 दशक से अपने हिंदुस्तानी भाई को राखी बांध रही हैं। इस महिला का नाम कमर शेख है और उनके हिंदुस्तानी भाई कोई और नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी हैं। कमर शेख और नरेंद्र मोदी इस रिश्ते को बीते 30 वर्षों से निभा रहे हैं, जब मोदी राजनीति में बहुत बड़ा नाम नहीं थे। पाकिस्तानी महिला कमर शेख रक्षाबंधन मनाने के लिए दिल्ली पहुंची हैं और सोमवार को पीएम मोदी को राखी बांधेगी। ये तीसरी बार होगा जब नरेंद्र मोदी कलाई पर राखी बांधेगी। इंडिया टुडे को बात करते हुए कमर ने कहा कि वह हर रक्षाबंधन अपने हाथों से राखी बांधती है, कभी बाजार से राखी नहीं खरीदती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं हर साल रक्षाबंधन से पहले एक नई बल्कि कई राखियाँ बनाती हूँ। जो राखी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसे मैं नरेंद्र मोदी की कलाई पर बांधती हूँ। कमर शेख पाकिस्तान की बेटी और भारत की बहू हैं। पाकिस्तान के कराची में पैदा हुई कमर शेख की शादी 1981 में मोहसिन शेख से हुई थी। मोहसिन से शादी के बाद वो भारत आ गई और अहमदाबाद में बस गई। कमर शेख का दावा है कि 1990 में गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल स्वर्गीय डॉक्टर स्वरूप सिंह के जरिए पहली बार नरेंद्र मोदी से मिली थी, जो उनको अपनी बेटी की तरह मानते थे। कमर का कहना है कि वह हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी से मिली थी। कमर बताती हैं, जब सिंह ने मोदी से कहा कि वो मुझे बेटी मानते हैं तो मोदी ने कहा कि इस तरह वो उनकी बहन हुई। इसके बाद से रक्षाबंधन के त्यौहार पर कमर ने मोदी को राखी बांधना शुरू किया, जो बदस्तूर जारी है।
कमर का कहना है कि नरेंद्र मोदी से शुरुआती मुलाकात के बाद ही उन्होंने उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के लिए दुआ की थी और आखिरकार उनकी इच्छा हकीकत में बदल गई। कमर शेख कहती हैं, मोदी के सीएम बनने की इच्छा हकीकत में बदल गई तो अपने भाई नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने की दुआ करने लगी। अल्लाह ने उनकी सुनी और उनकी इच्छा भी पूरी हुई। आइए हम उधमपुर मुठभेड़ के बारे में बात करें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ सामने आई है। इस मुठभेड़ में केंद्रीय पुलिस बल सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर शहीद हो गया है। आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ उधमपुर के डुड्डू तहसील के चिल इलाके में हुई है। डीआईजी मोहम्मद भट्ट ने रविवार को दोपहर करीब 3 बजे सुरक्षा बल गश्त लगाने का काम कर रहे थे और इसी दौरान सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ आमना सामना हो गया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलाबारी हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की सफाई के लिए सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन लॉन्च किया है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के बलिदानी इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह हरियाणा के रहने वाले थे। जहां मुठभेड़ हुई वहां इलाका डुड्डू से करीब 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। जब आतंकियों ने फायरिंग की तो उस वक्त गश्ती दल में सीआरपीएफ के साथ एसओजी और लोकल पुलिस के जवान मौजूद थे। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ की 187वीं बटालियन में इंस्पेक्टर थे। घटना उस वक्त हुई जब सीआरपीएफ की टुकड़ी गश्त पर थी। तभी मक्के के खेत में छिपे बैठे आतंकियों ने एकदम से फायरिंग दी। शुरुआत में आतंकवादी भागने में सफल रहे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनका पीछा किया। जानकारी के अनुसार कुलदीप सिंह की आतंकी की गोली लगी थी। बाद में अस्पताल ले आते समय उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त बल भेजा गया है। आतंकवादियों को पकड़ने और उन्हें बेअसर करने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब राज्य में एक दशक से लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में वोटिंग का ऐलान किया है। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। इन 3 चरणों के चुनावों में कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इनमें 74 सामान्य, 9 एसटी, 7 एससी शामिल हैं। चुनाव के ऐलान के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आइए हम एमपॉक्स वायरस के बारे में बात करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एमपॉक्स मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद भारत ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। सरकार ने आपातकालीन वार्ड तैयार करने और हवाई अड्डों को अलर्ट करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अस्पतालों को चकते वाले मरीजों की पहचान करने और आइसोलेशन वार्ड तैयार करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में 3 नोडल अस्पताल सफदरजंग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया अस्पताल को इसके लिए चिन्हित किया गया है। संदिग्ध मरीजों पर आरटी-पीसीआर और नाक से स्वैब लिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि हवाई अड्डों को भी आवश्यक सावधानी बरतने के लिए सतर्क कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 2 साल में दूसरी बार एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वायरस के एक नए स्ट्रेन ने इसकी क्षमता बढ़ा दी है, जो यौन संपर्क सहित नियमित निकट संपर्क के माध्यम से अधिक आसानी से फैलता प्रतीत होता है। भारत में अब तक एमपॉक्स के नए स्ट्रेन का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि 16 अगस्त को पाकिस्तान में एमपॉक्स के 3 मरीज पाए गए जो यूएई से देश आए थे। इससे पहले स्वीडन ने अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जून 2022 से मई 2023 तक एमपॉक्स के 30 मामले सामने आए, जिनमें से ज़्यादातर विदेशी थे। उन्होंने कहा कि पिछले स्ट्रेन की तुलना में मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है। एक अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने चेचक के टीके लगवाए हैं वे संक्रमित नहीं होंगे। अभी तक किसी टीके की जरूरत नहीं है। ये हम पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान के बार बार गुहार लगाने के बाद भी भारत के भाव नहीं देने पर शहबाज शरीफ सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साथ कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो रही है, फिर चाहे यह पर्दे के पीछे से हो या आमने सामने। उसने कहा है कि भारत के साथ व्यापार को फिर से बहाल करने पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। इससे पहले नवाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तक भारत से फिर से बातचीत शुरू करने के लिए गुहार लगा चुके हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत में पीएम मोदी की तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद फिर से बातचीत शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। पाकिस्तान के कई बिजनेसमैन गुहार लगा चुके हैं कि भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू किया जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलोच ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया और मांग की कि भारत इसे फिर से बहाल करे। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि भारत के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद ही उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को बंद किया है। उन्होंने कहा कि ये हालत अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। बलोच ने कहा कि इस समय भारत के साथ व्यापार को फिर से बहाल करने को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से कई बार कोशिश की थी कि भारत बातचीत को तैयार हो जाए। वहीं भारत ने साफ कहा कि जब तक कश्मीर में आतंकवादियों को पाकिस्तान भेजना बंद नहीं करता, उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच फरवरी 2021 में सीज फायर डील हुई थी, जो अभी तक बनी हुई है। पाकिस्तानी आतंकियों ने इन दिनों जम्मू और कश्मीर में हमले काफ़ी बढ़ा दिए हैं। इन हमलों में कई जवान शहीद हो गए और बड़ी संख्या में आतंकी भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने भारतीय सेना की जोरदार कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। आतंकियों के सफाई पर रोना रोया। जहरा बलोच ने दुनिया भर के देशों से मांग की है कि कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को अपना समर्थन देना जारी रखेगा। इससे पहले नवाज शरीफ ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए शांति के लिए गुहार लगाई थी।
वहीं आतंकियों के हमले के बीच भारत ने कड़ा जवाब देना जारी रखा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनी ने पिछले दिनों भारत को गिरफ्तारी भी दी थी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।